23 साल की प्रीति राठी जो पहली बार दिल्ली से मुंबई जा रही थी। कारण था कि उन्हें भारतीय नौसेना में नर्स की नौकरी मिली थी। 1 मई 2013 को प्रीति राठी नौकरी में ज्वाइन करने के लिए दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से गरीब रथ एक्सप्रेस से मुंबई जा रही थी। लेकिन एक 20-25 साल का जवान लड़का जिसके मुंह पर रुमाल बंधा हुआ था और सिर पर सफेद रंग की टोपी थी, चुपचाप उनका पीछा कर रहा था। सबसे हैरानी की बात यह थी कि उस समय प्रीति राठी ट्रेन में अकेली नहीं थी। उनके साथ उनके पिता अमर सिंह राठी, चाचा विनोद धाया और चाची सुनीता धाया भी थे। वे सभी ने उस रुमाल बांधे व्यक्ति को देखा, लेकिन शुरुआत में उन्होंने ज्यादा महत्व नहीं दिया। भीड़ भाड़ के बीच उसे एक सामान्य व्यक्ति समझकर नजरअंदाज कर दिया। इसके बाद पूरा एक दिन बीतने के बाद यानी 2 मई को मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर ट्रेन रुकी। तब वे सभी ट्रेन से उतरे। ट्रेन की यात्रा के कारण प्रीति राठी काफी थक गई थीं, इसलिए वो अपने पिता और चाचा से दूर हो गईं। यानी उनके पिता, चाचा और चाची आगे चल रहे थे और प्रीति राठी थोड़ा पीछे रह गई थी। अचानक प्रीति राठी के पीछे से किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा। इस वजह से प्रीति राठी पीछे मुड़कर देखती हैं और तभी वो रुमाल बांधे व्यक्ति प्रीति के चेहरे पर एक तरल पदार्थ फेंकता है। प्रीति कुछ समझ नहीं पा रही थी, लेकिन उन्हें असह्य जलन महसूस हो रही थी, जिसकी वजह से वो अपना मुंह दबाकर स्टेशन के ऊपर बैठकर चीखने लगती हैं। उनकी चीख सुनकर उनके पिता और चाचा दौड़कर आते हैं। उनके हाथों पर भी वो तरल पदार्थ लग जाता है और उन्हें भी वैसी ही जलन महसूस होती है। तब तक वहां भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। सबके मन में एक ही सवाल था कि इस लड़की के साथ क्या हुआ है। तभी मुंह पर रुमाल बांधे व्यक्ति भागने की कोशिश करता है। तब उसके हाथ में मौजूद उस तरल पदार्थ की बोतल स्टेशन के ऊपर ही गिर जाती है। लेकिन इस भीड़ के बीच मौजूद एक 20-25 साल के व्यक्ति, जिसका नाम समीर शेख था, बोतल उठाकर ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये किस चीज की है। लेकिन तभी बोतल का थोड़ा सा तरल उनके हाथ पर लग जाता है और उन्हें भी एक तरह की जलन महसूस होती है। तब वो समझ जाते हैं एसिड है और इसको प्रीति राठी के चेहरे पर फेंका गया था। इसके बाद समीर शेख के पास ही उनके 2 दोस्त थे, जिनका नाम सलीम और सलमान था। समीर शेख अपने दोस्तों से कहते हैं, उस आदमी को पकड़ो, उसने सिर फेंका है। वे उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्टेशन पर भीड़ होने की वजह से मुंह पर रुमाल बांधा वो व्यक्ति स्टेशन से भाग निकलता है। इसके बाद प्रीति राठी को तुरंत स्टेशन मास्टर के ऑफिस ले जाया गया और वहां से उन्हें पास में ही स्थित गुरु नानक हॉस्पिटल में प्राथमिक उपचार के लिए ले जाया गया। लेकिन प्रीति राठी की हालत बहुत गंभीर थी। लेकिन नानक हॉस्पिटल में इतनी बेहतर सुविधाएं नहीं थी कि प्रीति राठी की इस दर्दनाक स्थिति का इलाज किया जा सके। इसके बाद हॉस्पिटल ने बेहतर इलाज के लिए प्रीति राठी को मसीना हॉस्पिटल ट्रांसफर कर दिया। हॉस्पिटल लाकर उनका इलाज किया गया, लेकिन ज्यादा सुधार नहीं हुआ। यात्रा ऐसे इतनी ज्यादा थी कि उनके शरीर के कई अंग ठीक से काम नहीं कर रहे थे, खासकर उनके वोकल कॉर्ड्स, यानी प्रीति राठी बोल नहीं पा रही थी। इलाज के दौरान ही उनका बयान लेने के लिए हॉस्पिटल में पुलिस अधिकारी आते हैं। उनसे पूछा जाता है कि क्या हुआ था या क्या वो किसी को पहचानती हैं। चूंकि प्रीति राठी बोल नहीं पा रही थीं, इसलिए उन्होंने इशारे से कहा कि उन्हें एक कॉपी और कलम दी जाए, वो लिखकर अपनी सारी बात कह सकती हैं। इसके बाद प्रीति राठी ने कॉपी और कलम लेकर सबसे पहले ये कहा कि उनकी माँ बाप कैसे हैं, क्या वे ठीक हैं। उन्होंने अपने जीवन में कई सपने देखे थे और सपने देखकर ही नहीं रुके थे। उन सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की थी। लंबे इंतजार के बाद उनके जीवन में वो सपनों वाला दिन सच हुआ था। वो उस दिन नौकरी में ज्वाइन करने जा रही थीं, लेकिन उसी दिन उनके साथ इतनी मर्मांतिक घटना घट गई। प्रीति राठी अपने मन की सारी बातें कॉपी में लिखकर बता रही थीं। उन्होंने बताया कि उन्हें 3 लोगों पर शक है, जिनके नाम सत्यम, अंकुर और पवन हैं। इन तीनों में से कोई एक उनके साथ ऐसी घटना कर सकता था। एक तरफ जहां प्रीति राठी अस्पताल में इलाज करा रही थी, ठीक उसी समय पूरे भारत के न्यूज चैनलों पर प्रीति राठी की इस घटना को दिखाया जा रहा था।
रेलवे पुलिस इस ओर तलाशी चला रही थी, लेकिन अभी तक इस घटना से जुड़े किसी भी अपराधी को नहीं पकड़ पाई थी। लेकिन इस बीच पूरे भारत में इस केस को लेकर तहलका मच गया। अलग अलग जगहों पर आम लोगों के विरोध प्रदर्शन देखने को मिले। आम जनता के मुंह पर एक ही बात थी, चाहे कोई भी हो, इस घटना से जुड़े व्यक्ति को जितनी जल्दी हो सके पकड़ा जाए और उसे फांसी दी जाए। पुलिस पर दबाव बनने लगा। अस्पताल में भर्ती प्रीति राठी की शारीरिक हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। बांद्रा स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई, जिसमें वो व्यक्ति भागता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। हालांकि घटना के समय जो प्रत्यक्षदर्शी मौजूद थे, उन्हें बुलाकर उस रुमाल बांधे व्यक्ति का एक स्केच तैयार किया गया। इन सब घटनाओं के चलते ही प्रीति राठी की छोटी बहन तनु राठी के फोन पर एक कॉल आई। फोन करके उससे पूछा गया कि उसकी दीदी प्रीति राठी कैसी है, उनकी शारीरिक हालत कैसी है। दरअसल जिसने फोन किया था वो प्रीति राठी का पड़ोसी पवन कुमार था, लेकिन प्रीति राठी के बारे में उनकी सेहत पूछने का अंदाज या तरीका उनकी बहन तनु राठी को अच्छा नहीं लगा। उसे ये कुछ संदेहजनक लगा। इसके बाद उसने ये बात अपने पिता को बताई कि पवन कुमार ने उसे फोन किया था और उसकी दीदी की शारीरिक हालत के बारे में पूछ रहा था कि वो कैसी हैं। प्रीति राठी के पिता ने तुरंत पुलिस अधिकारी को फोन करके पूरी घटना बता दी। जो कि प्रीति राठी ने अस्पताल में रहते हुए जिन 3 लोगों के नाम लिए थे, उनमें पवन कुमार भी था। इसलिए पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुला लिया। चूंकि पुलिस के हाथ में अभी तक ठोस सबूत नहीं आए थे, इसलिए पुलिस ने उसे संदेह के आधार पर पूछताछ शुरू की। लेकिन प्रीति राठी की इस घटना के साथ पवन कुमार के जुड़े होने का कोई खास सबूत पुलिस के हाथ नहीं आया। मुंबई रेलवे पुलिस ने पवन कुमार के बारे में कई दिनों तक तफ्तीश जारी रखी और विभिन्न जानकारियां जुटाने लगी। पवन कुमार की कॉल डिटेल निकाली गई। तब पुलिस को पता चला कि ये पवन कुमार न तो 1 मई 2013 को दिल्ली में था और न ही मुंबई में। वह हरियाणा के रोहतक में था। पुलिस की जांच बेहिमी गति से चल रही थी। इस बीच प्रीति राठी की शारीरिक हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी, इसलिए उन्हें मसीना हॉस्पिटल से बॉम्बे हॉस्पिटल ट्रांसफर कर दिया गया। लेकिन प्रीति राठी की हालत में कोई खास सुधार नहीं हुआ। उनका शरीर लगातार खराब होता गया। आखिरकार मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के कारण प्रीति राठी ने बॉम्बे हॉस्पिटल में अपनी अंतिम सांस ली। इसके बाद जब प्रीति राठी की इस खबर का न्यूज चैनलों और अखबारों में प्रकाशन हुआ, तो पूरे भारत में एक तूफान खड़ा हो गया। अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन का माहौल बन गया। इसके बाद प्रीति राठी के शव को मुंबई से दिल्ली ले जाया गया। प्रीति राठी के न्याय की मांग के लिए उनके शव का प्रदर्शन किया गया और रैलियां निकाली गईं। आम लोगों ने प्रीति राठी के मामले को रेलवे पुलिस से लेकर सीआईडी के हाथों में सौंपने के लिए जोरदार मांग उठानी शुरू कर दी। कारण था कि रेलवे पुलिस की जांच बहुत धीमी गति से चल रही थी और इस केस का कोई भी अपराधी अब तक पकड़ा नहीं जा सका था। तत्कालीन दिल्ली सरकार ने इस मामले को सीआईडी के हवाले करने के लिए विशेष रूप से मदद की थी। मुंबई सीआईडी जांच के लिए दिल्ली आए। दिल्ली में अलग अलग जगहों पर उन्होंने तलाशी अभियान चलाया। इस जांच के बाद एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। प्रीति राठी के घर के ठीक बगल में ही अंकुर पवार रहता था। सीआईडी की तलाशी में पता चला कि अंकुर पवार ने प्रीति राठी को प्रपोज किया था। सिर्फ प्रपोज करके ही नहीं रुका, उसने ये भी कहा था कि वो उससे शादी करना चाहता है। लेकिन प्रीति राठी ने अंकुर को रिजेक्ट कर दिया था। प्रीति राठी अपने करियर पर फोकस करना चाहती थी और उन्होंने अंकुर को यह भी कहा था कि उसे भी अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए और पढ़ाई लिखाई करके अच्छी तरह से सेटल हो जाना चाहिए। इस ओर अंकुर पवार को प्रीति राठी से रिजेक्ट मिलने के बाद मानसिक रूप से टूट गया। उसका गुस्सा और भी बढ़ गया जब प्रीति राठी का ज्वाइनिंग लेटर आ गया। प्रीति राठी के नेवी में नर्स की नौकरी मिलने की खुशी में सबके घर मिठाई बांटी गई और चूंकि अंकुर पवार उनका पड़ोसी था, इसलिए प्रीति राठी उसके घर भी मिठाई लेकर गईं और अंकुर पवार के पिता को बताया कि उन्हें नौकरी मिल रही है। इसके बाद जब प्रीति राठी
घर वापस आती हैं तो अंकुर पवार के पिता अंकुर से कहते हैं, तूने अपनी जिंदगी में क्या किया? उसके बाद भी वो प्रीति राठी नौकरी पा गई, लेकिन तुझे नहीं मिली। तुझे जल्द से जल्द सफल होना चाहिए। एक तरफ तो प्रीति राठी ने अंकुर पवार को रिजेक्ट कर दिया था, जिसकी वजह से वो पहले से ही डिप्रेशन में था, और दूसरी तरफ प्रीति की नौकरी भी लग गई। इससे अंकुर पवार और भी ज्यादा मानसिक रूप से टूट गया। उसका अहंकार, ईगो आहत हुआ और वो पूरी तरह से गुस्से में आ गया। उसने योजना बनाई कि प्रीति राठी को रास्ते से हटना ही होगा। शुरुआत में जब सीआईडी ने अंकुर पवार से पूछताछ शुरू की तो वो बातें घुमा फिराकर जवाब देने लगा, यानी सही जवाब नहीं दे रहा था। इसके बाद अंकुर पवार के मोबाइल की लोकेशन डिटेल्स निकाली गईं। तब सीआईडी अधिकारियों ने देखा कि अंकुर पवार घटना वाले दिन मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर मौजूद था। इसके बाद सीआईडी अधिकारियों ने अनुमान लगाया कि अंकुर पवार का इस घटना से कोई न कोई संबंध जरूर है। घटना के दिन मौजूद तीनों युवकों समीर, सलमान और सलीम शेख को पुलिस स्टेशन बुलाया गया। ये वही तीनों थे जिन्होंने मुंह पर रुमाल और सफेद टोपी वाले व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश की थी और पकड़ते समय उसका चेहरा देख लिया था। इसके बाद जब अंकुर पवार को इन तीनों के सामने लाया गया तो इन तीनों ने अंकुर पवार की पहचान की। इन तीनों ने बताया कि घटना वाले दिन मुंह पर रुमाल बांधे हुए उन्होंने इसी व्यक्ति को देखा था। इसके बाद अंकुर पवार ने अपना दोष स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि रिजेक्शन और प्रीति राठी की सफलता के कारण वो मानसिक रूप से टूट गया था और फिर उसने योजना बनाकर प्रीति राठी के साथ ये मर्मांतिक घटना की थी। दरअसल अंकुर पवार एक दुकान पर गया था ताकि एसिड खरीद सके, लेकिन वहां उसने दुकानदार को बताया कि उसने एक नई बैटरी की दुकान खोली है और उस बैटरी में एसिड की जरूरत होगी। उसने डेमो के तौर पर एसिड लेने की बात कही। तब दुकान के मालिक ने उसे डेमो के तौर पर एक प्लास्टिक के जग में लगभग 2 लीटर एसिड दे दिया। इसके बाद वो एसिड लेकर दिल्ली के निजामुद्दीन स्टेशन से प्रीति का पीछा करने लगा। ट्रेन की भीड़ के कारण अंकुर पवार अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा था। जब प्रीति स्टेशन से उतरी तो अंकुर पवार ने सोचा कि यही आखिरी मौका है। अगर अब वो अपना काम नहीं कर पाया तो शायद उसे दूसरा मौका नहीं मिलेगा। प्रीति राठी ट्रेन की यात्रा के कारण काफी थक गई थी और वो अपने पिता, चाचा और चाची से पीछे रह गई थी। और उस भीड़ में अंकुर पवार ने प्रीति राठी के पीछे से उनकी पीठ पर हाथ रखकर आवाज दी। अचानक किसी अजनबी के स्पर्श से प्रीति पीछे मुड़कर देखती हैं और तभी अंकुर पवार ने उनके चेहरे पर एसिड फेंक दिए। 3 साल जेल में बिताने के बाद मामले की सुनवाई मुंबई की अदालत में हुई। सन 2016 में प्रीति राठी केस में अंकुर पवार को मौत की सजा सुनाई गई। यह भारत का पहला मामला था जहां एसिड हमले के कारण किसी को मौत की सजा दी गई थी। सबसे हैरानी की बात यह थी कि जब भी अंकुर पवार अदालत में आता, उसके हाथ पर विक्ट्री का चिन्ह बना होता और चेहरे पर मुस्कान होती। वो ऐसा व्यवहार करता जैसे उसने कुछ जीत हासिल की हो। प्रीति के साथ ऐसी दर्दनाक घटना करने के बाद भी उसे कोई पछतावा नहीं था। ज्यादातर समय उसके चेहरे पर मुस्कान रहती और हाथ पर जीत का भाव रहता। लेकिन जब उसका ये विक्ट्री या जीत का चिन्ह अलग अलग खबरों के चैनलों और अखबारों में छपा तो आम लोगों में और भी गुस्सा फैल गया। सभी ये मांग करने लगे कि जितनी जल्दी हो सके उसे फांसी दी जाए। लेकिन अंकुर पवार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी फांसी की सजा को बदलकर उम्र कैद, जेल में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उसने एक ऐसे इंसान को जो एक नई जिंदगी शुरू करने के नए सपने देख रहा था, अपने जीवन और परिवार के साथ इस दुनिया से हमेशा के लिए छीन लिया। फिर भी उसे कोई खास अफसोस नहीं था। जितनी बार भी वो अदालत में पेश होता, उसके हाथ पर वो जीत का चिन्ह जरूर होता। अगर कभी किसी समस्या का सामना करें तो जरूर पुलिस प्रशासन की मदद लें। किसी को दूसरा व्यक्ति पसंद आ सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस व्यक्ति को भी उसे पसंद करना ही होगा। किसी पर जबरदस्ती थोपना सही नहीं है। हर किसी को आजादी से जीने का अधिकार है। हर व्यक्ति अपने तरीके से सही ढंग से नियम मानकर जी सकता है। कभी कभी एक तरफा पसंद या रिश्ता
कुछ लोगों की जिंदगी में मुसीबत ले आता है। अगर कभी किसी समस्या का सामना करें तो जरूर पुलिस प्रशासन की मदद लेनी चाहिए या परिवार और रिश्तेदारों से संपर्क करके उस समस्या का हल निकालना चाहिए। ये वीडियो सिर्फ शिक्षा के लिए बनाया गया है। वीडियो में दी गई सारी जानकारी इंटरनेट पर सभी के लिए खुली है। इस वीडियो के थ्रू किसी को भी किसी भी तरह से छोटा या हीन नहीं दिखाया गया है। हर व्यक्ति का सम्मान करते हुए हमने जानकारी पेश की है। वीडियो में दी गई कुछ तस्वीरें AI द्वारा बनाई गई हैं, जिनका असलियत से कोई मेल नहीं है। कृपया कोई भ्रमित ना हो। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग और जागरूक हो सकें।